प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर आज प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला। कांग्रेस से सावित्री मंडावी उम्मीदवार हैं, बीजेपी से ब्रह्मानंद नेताम प्रत्याशी हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, भानु प्रतापपुर उपचुनाव का रण। आज प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो चुका है, लेकिन अब वो फैसले जो हैं सामने आने वाले हैं। 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। कांग्रेस से सावित्री मंडावी उम्मीदवार हैं, वहीं बीजेपी से ब्रह्मानंद नेताम प्रत्याशी हैं। 8 बजे से यहां भी मतगणना शुरू है। आपको बताएं कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव पर भी सबकी नजरें गड़ी हुई हैं। छत्तीसगढ़ का यह उपचुनाव प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला होगा। 7 प्रत्याशी मैदान में हैं, जहां पर सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस से है। कांग्रेस से सावित्री मंडावी उम्मीदवार हैं, वहीं बीजेपी से ब्रह्मानंद नेताम प्रत्याशी हैं। देखना होगा कि कौन बाजी मारता है, किसके हाथ में अपने भविष्य की कमान वहां की जनता देती है। हालांकि दावे तो अलग अलग हैं। कांग्रेस और बीजेपी लगातार दावे कर रही है कि यहां पर हमारा प्रत्याशी विजयी होगा, लेकिन अब देखने वाली बात है। काउंटिंग शुरू हो गई है, जल्द ही पता चल जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सावित्री मंडावी जीतती हैं या ब्रह्मानंद नेताम यहां से विजयी होते हैं। कौन होगा यहां पर विजयी, ये थोड़ी ही देर में पता चलेगा। आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से। हमारा जो उप निर्वाचन क्षेत्र भानु प्रतापपुर है, उसका जो मतगणना है वो 8 तारीख को होगा सुबह 8 बजे से। उसके लिए हम लोगों ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। उसके लिए हमारे जो मतगणना रूम है उसमें 14 टेबल है और पीबी के लिए अलग है, और साथ ही साथ जो हमारे ऑब्जर्वर सर जाएंगे उसके लिए अलग है। उसके लिए हमारे NIC रूम बन गया है। साथ ही साथ जो कार्यकर्ता आएंगे उनके एंट्री के लिए हमने अलग व्यवस्था की हुई। देखिए, यहाँ जैसे 256 मतदान केंद्र है, तो 18 तो कंप्लीट होगा ये, और जो 3-4 में एक राउंड और चलेगा, लगभग 19 राउंड चलेगा, और सभी लगभग तैयार। तो यहाँ पर ये थे भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए उप निर्वाचन अधिकारी जो यहाँ पर बता रहे थे ये सारी चीज़ें कि यहाँ पर मतगणना शुरू हो चुकी है और क्या सुरक्षा के इंतजामात हैं। यहाँ पर बीजेपी से ब्रह्मानंद नेताम और सावित्री मंडावी से सीधा मुकाबला है। देखना है कि बाजी किसके हाथ में जाती है, कौन बाजी मारता है, थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के रण में कौन विजयी होगा, ये थोड़ी देर में ही इसके रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे, हम आपको बताते जाएंगे। आज प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला हो रहा है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच आपको बता दें एक बार फिर कि यहाँ पर सीधा मुकाबला है। सावित्री मंडावी और ब्रह्मानंद नेताम यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। बीजेपी से प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम है और सावित्री मंडावी कांग्रेस से यहाँ पर उम्मीदवार बनाई गई हैं। दोनों के बीच सीधा मुकाबला है। देखना होगा कि कौन बाजी मारता है, किसके हाथ में यहाँ पर भानु प्रतापपुर के सत्ता की चाबी आती है, किसे जनता अपने सेवा करने का मौका देती है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि दोनों पार्टियां जो हैं वो बराबर ये कह रही हैं कि हमारे उम्मीदवार जीत रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जनता ने क्या फैसला किया है। थोड़ी देर बाद ही रुझान आएंगे और रुझानों के बाद हम आपको ये बताएंगे कि रुझानों को बताते रहेंगे कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, कौन कितने नंबर पे है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि 7 प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव मैदान में है, लेकिन सीधा मुकाबला बस बीजेपी और कांग्रेस में ही है। तो हमें ध्यान देना होगा कि यहाँ पर सावित्री मंडावी जीत रही हैं या फिर ब्रह्मानंद नेताम। लेकिन कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि यहाँ पर चमत्कार भी हो जाते हैं कि दोनों पार्टियाँ के उम्मीदवार धराशायी हो जाएं और 7 में से कोई एक प्रत्याशी निकल करके चला आए, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। यही देखना है कि यहाँ पर सावित्री मंडावी
कांग्रेस की विजयी होती हैं या फिर बीजेपी से ब्रह्मानंद नेताम यहाँ पर विजयी होते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता निशा द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी निशा, हम जानना चाहेंगे कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव के रण का आज फैसला होने वाला है कि आखिर कौन विजयी होगा। काउंटिंग की प्रक्रिया कब से शुरू हुई है और क्या कुछ अभी रुझान आ रहे हैं या थोड़ी देर बाद आएंगे? जी देवेंद्र, जहां तक बात करें काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 8 बजे से ही काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है। पहले मत पत्रों की गिनती हुई और उसके बाद अब जो है अब जो आगे बढ़ रहा है सिलसिला, और इसी के साथ 10 से 11 बजे के बाद पता चल जाएगा कि किस तरफ रुझान जा रहे हैं। हमने देखा कि कई बार जो है भानु प्रतापपुर में लगातार जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर भी चिंता जताई जा रही थी, क्योंकि ये चुनाव जो है वो बड़ा चुनाव है। सेमीफाइनल के तौर पर इस चुनाव को देख रहे हैं, कांग्रेस भी देख रही है, बीजेपी भी देख रही है। बीजेपी लगातार ये बताती आ रही है कि भानु प्रतापपुर में उसकी जीत लगभग तय है। वहीं सावित्री मंडावी भी ये कह रही है कि 27,000 से ज्यादा वोटों से वो जीतेंगी। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि 7 प्रत्याशी और भी हैं जो इस चुनाव में अपनी भूमिका निभा रहे थे। वहीं आदिवासी समुदाय की अगर हम बात करें तो वो नाराज चल रहा था। आदिवासी आरक्षण को लेकर युवाओं में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा था। लगातार वो गुहार लगा रहे थे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कि जो आरक्षण है जिसे रद्द किया गया है उसे फिर से लाया जाए। उसके लिए जो है विशेष सत्र का भी आयोजन किया गया था। तो कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय की जो नाराजगी थी वो बढ़ रही थी और उससे वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो अब देखना ये होगा कि उनके वोट जो बटे हैं वो किसकी झोली में गए हैं। 2018 की अगर चुनाव की हम बात करें तो भानु प्रतापपुर से 77% वोट हुए थे, वोटिंग हुई थी। लेकिन इस बार 71% वोट हुई है, तो जो वोटिंग हुई है, तो जो ये वोट कम हुए हैं वो किसकी झोली से कम हुए हैं, किसके वोट कटे हैं, ये तमाम जब रुझान आने लगेंगे तब पता चलेगा कि आखिर कौन मजबूती के साथ अभी भी भानु प्रतापपुर में खड़ा हुआ है। जी अक्सर ये देखा जा रहा है निशा कि जो पार्टियां हैं, दूसरी पार्टियां जो राजनीतिक दल हैं वो लगातार ये बताती हैं कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हो सकती है या फिर स्ट्रांग रूम में कुछ गड़बड़ियां कर दी जा सकती हैं। तो इस तरह के कुछ आरोप अभी आए हैं या नहीं आए हैं? जी देवेंद्र, भानु प्रतापपुर उपचुनाव में हमने लगातार ये बातें आ रही थी कि जिस प्रकार वहां की स्थिति है तो शायद शांति के वातावरण में वहां पर चुनाव संपन्न ना हो पाए, क्योंकि आदिवासी आरक्षण को लेकर भी आक्रोश था। उसके साथ ही जिस प्रकार स्वर्गीय मनोज मंडावी की मृत्यु हो गई तो कहीं ना कहीं जो वहां की स्थिति थी वो साफ नहीं आ रही थी। लेकिन फिर भी इतनी कठिनाइयों के बाद भी वहां का चुनाव जो है वो पूर्ण शांति तरीके से हुआ। और आज जब वोटिंग होनी है, ईवीएम की गिनती होनी है, तो कहीं ना कहीं वहां पर अभी भी जो वातावरण है वो शांतिपूर्ण है और उसी ढंग से आगे की जो गिनती है वोटों की वो जारी होगी। पहले मत पत्रों की गिनती हो गई है और अब ईवीएम की जो गिनती है वो शुरू होने वाली है। जो मत पत्रों की गिनती हुई है निशा, जो मत पत्रों की गिनती हुई है उसके कुछ रुझान सामने आए हैं या अभी नहीं? देवेंद्र, अब तक कोई रुझान सामने नहीं आए हैं। जब तक ईवीएम की जो गिनती है वो शुरू नहीं हो जाती है, जब तक स्थिति वहां पर थोड़ी सी क्लियर नहीं हो जाती है और लोग वहां पर स्थिर ना हो जाए, तब तक अभी रुझान बता पाना मुश्किल है। लेकिन कुछ ही देर के बाद रुझान आना शुरू हो जाएंगे कि आखिर कौन सी वो टीम होगी या वो पार्टी होगी जो वहां पर जीत दर्ज कर रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी वहां पर अपना वर्चस्व लहराने की बात कर रहे हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत जाती है, ब्रह्मानंद नेताम यदि वहां से जीत जाते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी जीत होगी, क्योंकि 14 पर वो सिमट कर रह गई थी और अब अगर वहां पर उनका खाता खुल जाता है, क्योंकि सरगुजा और बस्तर 2 ऐसे संभाग हैं जहां पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और जहां पर विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। सरगुजा की अगर हम बात करें तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव में कुछ बेहतर प्रदर्शन नहीं दिखा पाई थी। बस्तर पर भी उनका यही था, वहां पर भी कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं था। लेकिन एक बार फिर से मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी को और अगर इस बार ब्रह्मानंद नेताम जीत जाते हैं तो आने वाले आगामी 23 के चुनाव के लिए बीजेपी डटकर सामना कर पाएगी और लोगों को बता पाएगी कि कांग्रेस पार्टी को अब जो है जनता नकार रही है। लेकिन अगर
कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से वहां पर जीत हासिल कर लेती है और भारी मतों से जीत जाती है, जिस प्रकार सावित्री मंडावी कह रही हैं कि वो 27,000 से ज्यादा वोटों से जीतेंगी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बहुत मजबूत बात हो जाएगी और कांग्रेस के लिए 23 का जो चुनाव है वो आसान हो जाएगा। जी निशा, यहाँ पर जो भी अभी काउंटिंग होगी उसके बाद रुझान तो आएंगे और आज किस्मत का फैसला तो हो ही जाएगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरह से चुनाव प्रचार हो रहे थे और जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं दोनों पार्टियों की तरफ से, वहाँ और मतदाताओं के मूड को भी आपने भांपने का प्रयास किया होगा, तो आपको क्या लगता है कि बढ़त किसको मिलनी चाहिए? जी देवेंद्र, वहां पर बढ़त जाहिर सी बात है कि अब तक के जो हमने देखा है कि कांग्रेस की जो बढ़त है वो अब तक सामने आ रही थी कि कांग्रेस पार्टी ही वहां पर बढ़त में रहेगी और शायद जीत भी हो, क्योंकि देखा है हमने कि पिछले भी 4 बार जहां पर उपचुनाव हुए कांग्रेस की जीत हुई और कांग्रेस मजबूती के साथ जीतती रही। लेकिन भानु प्रतापपुर का उपचुनाव बहुत मुश्किलों भरा था, ये दौर बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। पहले जो वहां पर मुद्दा बनाया गया वो आदिवासी आरक्षण को बनाया गया, इसको लेकर जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को घेरती रही और चूंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है भानु प्रतापपुर, वहां पर नौजवान भी काफी आक्रोशित थे। लगातार सड़कों पर भी उस समय हमने देखा कि प्रदेश भर में जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो सड़कों पर आ गए थे आरक्षण को लेकर के, और उसके बाद फिर मुद्दा बदलता है और एक बार फिर से कांग्रेस मुद्दा बनाती है ब्रह्मानंद नेताम को लेकर। जिस प्रकार झारखंड की पुलिस भानु प्रतापपुर पहुंची, उनके ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया गया, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक हवा बनाई गई और भानु प्रतापपुर में जो महिला वोटर्स हैं शायद हो सकता है कि उनके वोट थोड़े कटे हों, चूंकि आरोप बड़ा गंभीर था। लेकिन आरोप तो राजनीति में लगते रहते हैं, हालांकि आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी जो बयार है वो बदलती रही, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, इस प्रकार से चलता रहा। वहीं आदिवासी नेता भी वहां से खड़े हुए थे और अब देखने वाली बात होगी कि कितने वोट कटे हैं, कितने वोट किसकी झोली में आए हैं। जी देवेंद्र जी निशा, जैसा कि आप बता रही हैं कि वहाँ आदिवासी उम्मीदवार भी खड़े थे, तो अगर जो आदिवासियों का कुछ वोट जो है वो इन आदिवासी नेता के पक्ष में गया होगा, तो नुकसान किसका हुआ होगा? बीजेपी का नुकसान हुआ होगा या फिर कांग्रेस का? अकबर राम कोराम जो है आदिवासी समुदाय से खड़े थे और वो चुनाव होने से पहले से ये कह रहे हैं कि उनकी जीत निश्चित है, क्योंकि इस बार जो आदिवासी हैं वो काफी खासा नाराज हैं सरकार से भी और बीजेपी से भी, क्योंकि उनका जो आरक्षण है वो रद्द कर दिया गया था। और इस मामले में हमने देखा कि आदिवासी समुदाय के लोगों ने कई बार अपनी गोपनीय मीटिंग भी की, कई बार सामूहिक मीटिंग भी की और कई सारे जो बड़े नेता हैं आदिवासी समुदाय के वो लोग भी अलग अलग जगहों पर हमने देखा था कि कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कभी जनता से रूबरू होकर आम सभा बुलाकर अपनी बातों को रख रहे थे। और जिस प्रकार वो कहते हुए आ रहे हैं चुनाव होने से पहले कि जीत इस बार अकबर राम कोराम की होगी, उन्होंने स्वयं कहा है, तो कहीं ना कहीं यदि वोट कटते हैं तो कांग्रेस के भी वोट कटेंगे और बीजेपी के भी वोट कटेंगे। अब देखना ये होगा, चूंकि हमने देखा कि कांग्रेस जब ये मुद्दा उठाया गया था और ये मुद्दा काफी गरमाया था, तो तुरंत जो है विशेष सत्र की मांग हो गई थी और विशेष सत्र 2 दिनों का बुलाया गया। उसमें आदिवासी आरक्षण को लेकर जो बिल था वो भी पास किया गया था। हालांकि अभी तक राज्यपाल अनुसुईया उइके के हस्ताक्षर उसमें नहीं हो पाए हैं, जिसके बाद से वो अब तक लागू नहीं हो पाया है। तो ये भी संशय बरकरार है कि अनुसुईया उइके उस पर हस्ताक्षर करेंगी, नहीं करेंगी तो कब करेंगी और कब वो बिल लागू होगा छत्तीसगढ़ में। लेकिन सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने, भूपेश बघेल ने जो बिल था उसे पास कर दिया था और आदिवासी आरक्षण 32% कर दिया गया था। ओबीसी वोटर्स भी की अगर हम बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं भानु प्रतापपुर में अपनी जो पकड़ है वो बनाए हुए हैं। आदिवासी वोटर्स के साथ ओबीसी वोटर्स का भी एक बहुत बड़ा वहां पर रहेगा, देखने को मिलेगा कि जिस प्रकार ओबीसी वोटर्स ज्यादा हैं तो उनके वोट भी कहीं ना कहीं मायने रखते हैं देवेंद्र, चूंकि आदिवासी वोटर्स तो है ही, लेकिन वहां पर अपने विधायक को चुनने के लिए ओबीसी वोटर्स का भी काम बहुत तगड़ा रहेगा और उनके वोट भी काफी मायने रखेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद निशा द्विवेदी इस तमाम जानकारी के लिए। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव की काउंटिंग शुरू हो गई है।